हाय फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू edutors4u.com। पहले के वीडियो ट्यूटोरियल में हम जैसा कि पढ़ चुके हैं एलिमेंट्स के बारे में, फंक्शन के एलिमेंट्स, जिसमें कि फंक्शन कॉल और फंक्शन डिक्लेरेशन को पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फंक्शन डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से फंक्शन को हम डिफाइन किया जाता है या हम कैसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं। यूज़र डिफाइन फंक्शन को डिफाइन करने के लिए उसमें 6 पार्ट की ज़रूरत होती है। उन 6 पार्ट का यूज़ फंक्शन डेफिनेशन में किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन डेफिनेशन। सबसे पहले उन 6 पार्ट को हम लिख लेते हैं, लिस्ट कर लेते हैं, जो कि फंक्शन डेफिनेशन में जिनकी ज़रूरत होती है या यूज किए जाते हैं। इसमें से 3 पार्ट वे हैं जो कि फंक्शन डिक्लेरेशन में भी अवेलेबल होते हैं, यानी फंक्शन डिक्लेरेशन में वो पार्ट होते हैं, फंक्शन डेफिनेशन में भी होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन टाइप, दूसरा फंक्शन नेम, तीसरा पैरामीटर लिस्ट, इसकी पहले की जो वीडियो ट्यूटोरियल थी जिसमें आपने फंक्शन कॉल और फंक्शन डिक्लेरेशन में पढ़ा था, उसके सिंटैक्स में आप देख सकते हैं कि फंक्शन टाइप, फंक्शन नेम और फंक्शन लिस्ट ये तीनों सेम है। ये तीनों पार्ट फंक्शन डिक्लेरेशन में यूज होते थे और फंक्शन डेफिनेशन में भी है। इसके बाद के 3 पार्ट हैं लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशंस, उसके बाद है फंक्शन स्टेटमेंट, और सबसे लास्ट पार्ट है रिटर्न स्टेटमेंट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन में ये 6 पार्ट हैं। फंक्शन टाइप, फंक्शन नेम, फंक्शन लिस्ट जो कि फंक्शन डिक्लेरेशन में भी थे, लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, फंक्शन स्टेटमेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। जैसा कि पहले भी आपको बताया जा चुका है फंक्शन डिक्लेरेशन में कि आर्गुमेंट की संख्या, जिसे हम पैरामीटर लिस्ट भी बोलते हैं, 1 से अधिक हो सकती है, लेकिन रिटर्न टाइप में या रिटर्न की संख्या केवल 1 ही होती है। इसलिए यहाँ पर अरिटर्न स्टेटमेंट बताया गया है। ये जो 6 एलिमेंट्स हैं या 6 पार्ट हैं, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले 3 और बाद के 3। सबसे जो पहले 3 हैं ये हेडर सेक्शन में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर चूंकि हम फंक्शन को जब डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो सबसे ऊपर में ये तीनों पार्ट लिखे जाते हैं। तो फंक्शन टाइप, फंक्शन नेम और फंक्शन लिस्ट फंक्शन हेडर के अंतर्गत आते हैं। लास्ट के जो 3 पार्ट है लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, फंक्शन स्टेटमेंट्स और रिटर्न स्टेटमेंट, ये कोड के अंतर्गत आते हैं। एक्चुअल कोड जहाँ पर फंक्शन कैसे वर्क किया जाएगा करता है ये लिखा होता है। तो ये तीनों पार्ट आते हैं फंक्शन बॉडी के अंतर्गत, फंक्शन बॉडी। तो इस तरीके से फंक्शन डेफिनेशन को ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, फंक्शन हेडर और फंक्शन बॉडी। फंक्शन हेडर के अंतर्गत आते हैं फंक्शन टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट, जबकि फंक्शन बॉडी के अंतर्गत आता है लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, फंक्शन स्टेटमेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। तो आगे हम इन दोनों पार्ट को फंक्शन हेडर और फंक्शन बॉडी के रूप में मैं इसको डिफाइन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन हेडर से। फंक्शन हेडर, फंक्शन हेडर में 3 पार्ट होते हैं, फंक्शन का टाइप, फंक्शन का नेम और पैरामीटर लिस्ट। इसका सिंटैक्स होगा टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट।
ये जो लाइन है आप देख सकते हैं बिल्कुल फंक्शन डेफिनेशन की तरह है, बस दोनों में एक बारीक सा अंतर, दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पर लास्ट में चौथा पार्ट जो कि फंक्शन डिक्लेरेशन में था, टर्मिनेटिंग सेमीकोलन यूज किया गया था, फंक्शन डेफिनेशन में यूज नहीं किया जाता। जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो उसके लास्ट में एक सेमीकोलन यूज करते हैं उसकी लाइन को एंड करने के लिए, लेकिन जब फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं तो उसमें सेमीकोलन का यूज नहीं किया जाता। तो यहाँ पर उस एक एलिमेंट को छोड़ दिया जाए तो फंक्शन हेडर, फंक्शन का जो डिक्लेरेशन होता है और फंक्शन की डेफिनेशन, इसकी ये लाइंस या ये एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है। जहाँ फंक्शन का टाइप उसके रिटर्न को बताता है, रिटर्न एक ही हो सकता है, फंक्शन का नेम उसका नाम बताता है, और पैरामीटर लिस्ट आर्गुमेंट्स की संख्या को बताता है। तो पैरामीटर लिस्ट जो होता है वो फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन में दोनों में सेम होना चाहिए। तो इसके लिए हम कुछ रूल समझ लेते हैं। सबसे पहला रूल, पैरामीटर लिस्ट फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन में दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। दूसरा, दोनों में टाइप बराबर होने चाहिए यानी सेम होने चाहिए। तीसरा, दोनों में ही इनके सीक्वेंस सेम होने चाहिए। पैरामीटर लिस्ट कॉमा से सेपरेट करके लिखे जाते हैं। जैसे अगर एक फंक्शन को डिक्लेयर किया गया है int add int a कॉमा int b, जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है, इसे इस तरीके से भी डिक्लेयर किया जा सकता है int add int कॉमा int, दोनों ही तरीका सही है। जब इन्हें डिफाइन किया जाएगा तो डिफाइन करते समय ये जो तीनों लाइंस हैं यानी तीनों टाइप है, टाइप, नेम एंड पैरामीटर लिस्ट एज इट इज सेम होने चाहिए। जैसे अगर मैं डिफाइन करता हूं इससे तो लिख सकता हूं int add int x कॉमा int y। तो यहाँ पर एक रूल और आप समझ लीजिए, जरूर पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप फंक्शन डेफिनेशन के डिक्लेरेशन के समय यहाँ पर वेरिएबल का नाम छोड़ देते हैं तो ये ऑप्शन है, आप इसे छोड़ सकते हैं। और अगर वेरिएबल का नाम लिख भी देते हैं, जैसे मैंने यहाँ a और b लिखा है, तो आप जब फंक्शन को डिफाइन करेंगे, ये फंक्शन की डेफिनेशन है, यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगाया गया है। जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो आप उन वेरिएबल के नाम चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि वो ऑप्शनल है, इससे कोई एरर जनरेट नहीं होगा। बस जरूरी ये है कि फंक्शन में एलिमेंट की संख्या यानी आर्गुमेंट की संख्या 2 है, यहाँ भी 2 होने चाहिए। टाइप इंटीजर और इंटीजर है, यहाँ भी इंटीजर है, इंटीजर होना चाहिए। इनके सीक्वेंस भी सेम होने चाहिए। सपोज यहाँ इंट और फ्लोट है तो यहाँ भी इंट और फ्लोट होना चाहिए। टाइप भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, उनका सीक्वेंस भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो कि पैरामीटर लिस्ट के बारे में, जो कि फंक्शन को डिफाइन करते समय यूज किया जाता है। आगे का जो दूसरा पार्ट है वो आता है फंक्शन बॉडी के अंतर्गत। दूसरा पार्ट हम समझते हैं फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी के अंतर्गत 3 एलिमेंट्स आते हैं। पहला है लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, दूसरा है फंक्शन स्टेटमेंट और तीसरा है रिटर्न टाइप। तो पहले आते हैं लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर आपके प्रोग्राम में लोकल वेरिएबल मींस वे वेरिएबल जो कि फंक्शन के अंदर यूज किए जाते हैं। जब हम फंक्शन को डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे तो फंक्शन हेडर लिखने के बाद एक कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं। इस कर्ली ब्रेसेस ओपन से लेके कर्ली ब्रेसेस क्लोज के अंदर जो कोड लिखा होता है ये सारा कोड आता है फंक्शन बॉडी के अंतर्गत। फंक्शन बॉडी, ये कोड ही फंक्शन बॉडी को बनाते हैं जो कि ओपन कर्ली ब्रेसेस से लेके क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखे जाते हैं। सबसे पहला जो आपको बताया गया है वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर आपके प्रोग्राम में वेरिएबल की जरूरत है तो आप वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए, अगर नहीं है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। मतलब ये पार्ट हो सकता है किसी फंक्शन में मिसिंग हो, क्योंकि वेरिएबल डिक्लेरेशन की जरूरत तब होगी जब हमें वेरिएबल की जरूरत होगी। सपोज आप एडिशन कर रहे हैं तो आपको इंट x और इंट y 2 वेरिएबल को ऐड करना है, तो एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो उनको ऐड कर सके। अगर आप केवल प्रिंट आउट के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं जो एक नॉर्मल मैसेज प्रिंट करेगा तो वहाँ वेरिएबल की जरूरत नहीं है, तो आप वहाँ पर इस लाइन को स्किप कर सकते हैं। फिर आता है फंक्शन स्टेटमेंट्स। तो फंक्शन स्टेटमेंट मीन्स ये होता है कि फंक्शन एक्चुअल में क्या वर्क करेगा,
फंक्शन कोई आउटपुट देगा या फंक्शन कोई कैलकुलेशन करेगा, वे सभी कोड लाइंस जो कि ऑपरेशन करते हैं वेरिएबल पर, वे यहाँ लिखे होते हैं। हो सकता है कि ये लाइन केवल एक मैसेज हो जो कि आउटपुट के रूप में दिखाई देगा। तो ये स्टेटमेंट एक या एक से अधिक हो सकते हैं। सबसे लास्ट में पार्ट आता है रिटर्न स्टेटमेंट। अगर आपके प्रोग्राम आपने ऐसा प्रोग्राम बनाया है जो कि कोई चीज रिटर्न करता है, कोई वैल्यू रिटर्न करता है, तो इस स्टेटमेंट का यूज किया जाएगा। अदरवाइज अगर आप प्रोग्राम में कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो आप इस स्टेटमेंट या इस लाइन को भी स्किप कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी प्रोग्राम में फंक्शन वेरिएबल ना हो, किसी प्रोग्राम में लोकल वेरिएबल ना हो, या किसी फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट ना हो, लेकिन उसमें फंक्शन स्टेटमेंट होगा ही। अगर फंक्शन का स्टेटमेंट नहीं होगा तो उस प्रोग्राम का कोई आउटपुट नहीं आएगा। स्टेटमेंट में कोई कैलकुलेशन या आउटपुट के लिए कोई लाइंस हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन हेडर और फंक्शन बॉडी किस तरीके से एक फंक्शन डेफिनेशन में यूज किए जाते हैं। यहाँ पर ये आपको बताया गया है कि अगर आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो वो लाइन रहेगी, अदरवाइज स्किप हो सकती है। रिटर्न टाइप अगर आपके फंक्शन में रिटर्न हो रहा है तो यूज होगी, अदरवाइज स्किप हो सकती है, लेकिन फंक्शन स्टेटमेंट होगा ही। तो अगर आप कोई रिटर्न नहीं कर रहे हैं या कोई वैल्यू आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे। सपोज आपका एक ऐसा फंक्शन है जो एक मैसेज प्रिंट करता है, ना ही कोई वैल्यू इनपुट के रूप में लेता है, ना ही कोई वैल्यू रिटर्न करता है। तो ऐसे में आप नल वैल्यू को या फिर ऐसी वैल्यू को दिखाने के लिए वाइड कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। वाइड, जहां पर जीरो हो, जहां पर नल वैल्यू हो, जहां पर किसी वैल्यू की कोई जरूरत नहीं हो, वहां पर वाइड यूज कर सकते हैं। सपोज एक फंक्शन है जो कि किसी प्रकार का कोई आर्गुमेंट नहीं लेता लेकिन वैल्यू रिटर्न करता है इंटीजर टाइप का, तो उसे हम लिखेंगे टी है इंट, और फंक्शन का नाम मान लीजिए मैसेज है, मैसेज, और ये कोई आर्गुमेंट यूजर से नहीं लेता तो हम वहां पे लिखेंगे वाइड। इसी तरीके से दूसरे एग्जांपल में आते हैं। अगर कोई फंक्शन है जो कि आर्गुमेंट लेता है लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो हम उसके रिटर्न पे लिख सकते हैं वाइड ऐड इंट कॉमा इंट। इसी तरीके से तीसरा एग्जांपल, अगर कोई फंक्शन ना ही वैल्यू लेता है, रिटर्न करता है, और ना ही आर्गुमेंट लेता है तो आप दोनों जगह वाइड लिख सकते हैं। वाइड ऐड वाइड। तो इस तरीके से आर्गुमेंट्स, रिटर्न टाइप अगर यूज नहीं हो रहे तो आप वहाँ वाइड लिख सकते हैं। और जब फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे मतलब फंक्शन बॉडी में, तो आप वेरिएबल भी स्किप कर सकते हैं और रिटर्न स्टेटमेंट भी स्किप कर सकते हैं। तो दोनों पार्ट को मिला के अगर एक फंक्शन डेफिनेशन का पूरा सिंटेक्स लिखा जाए तो वो कुछ इस प्रकार होगा। एक फंक्शन डेफिनेशन का पूरा मैं सिंटेक्स लिख रहा हूं। टाइप फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा, यहाँ पर लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन फंक्शन स्टेटमेंट 1 फंक्शन स्टेटमेंट 2 डैश 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 और भी हो सकते हैं, और सबसे लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट, और उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो इस तरीके से ये आप पूरा सिंटेक्स देख रहे हैं, ये फंक्शन डेफिनेशन का सिंटेक्स है। यहाँ पर ये पहली लाइन फंक्शन हेडर, जबकि कर्ली ब्रेसेस ओपन से लेकर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखी गई ये पूरी लाइन फंक्शन बॉडी है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपने समझा कि किस तरीके से फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, फंक्शन डेफिनेशन में कौन कौन से पार्ट होते हैं और किस तरीके से उनका यूज किया जा सकता है, कौन से पार्ट नेसेसरी है, किन पार्ट को किस तरीके से कहां पर स्किप किया जा सकता है। तो इस तरीके से फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल
और फंक्शन डेफिनेशन, इन तीनों एलिमेंट्स का यूज करके एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर किया जा सकता है और उन्हें प्रोग्राम में यूज किया जा सकता है। जब भी कभी प्रोग्राम में किसी डिक्लेयर किए गए फंक्शन को यूज किया जाता है तो पहले के वीडियो ट्यूटोरियल में जैसा मैंने बताया था, प्रोग्राम का कंट्रोल मेन प्रोग्राम या जिस फंक्शन में से कॉल किया गया है वहां से स्किप होकर या वहां से स्वैप होकर उस फंक्शन के पास पहुंच जाता है। जब वो फंक्शन पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाता है तब वो कंट्रोल उस फंक्शन को छोड़ के वापस वहां पर चले जाता है जहां पर फंक्शन को कॉल किया गया था और फिर से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने समझा कि किस तरीके से फंक्शन को डिफाइन करना होता है या कैसे किया जाता है, कौन कौन से पार्ट उसमें यूज होते हैं। अगले वीडियो ट्यूटोरियल में आपको मैं फंक्शन के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बताऊंगा जिसमें फंक्शन के इन तीनों पार्ट को यूज किया जाएगा, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन को। इन तीनों पार्ट को कैसे यूज करते हैं, अलग अलग प्रकार से इनको यूज करके कैसे एक प्रोग्राम बनाया जाता है, कैसे एक सिंपल फंक्शन क्रिएट करके हम प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कराते हैं। तब तक के लिए आप अदर वीडियो ट्यूटोरियल की हमारी वेबसाइट EasyTouch4U को लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।